और हमने ये पढ़ा था गलन की गुप्त ऊष्मा, अर्थात लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसमें क्या होता है कि बर्फ या ठोस ले लें, ठोस किस में परिवर्तित होता है? द्रव में। और किस ताप पर? गलनांक पर। ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? गलन की गुप्त ऊष्मा। और जल के लिए यह है 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम जल में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह क्या होगी? 80 कैलोरी पर ग्राम। और ये कहलाएगी जल की गलन की गुप्त ऊष्मा। अगला जो है वह है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसमें वाष्पीकरण में क्या होता है? द्रव किस में परिवर्तित होता है? गैस में। और इसमें हम ताप लेंगे वो होगा क्वथनांक। यानी द्रव के क्वथनांक पर द्रव को किस में परिवर्तित करने के लिए? गैस में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा खर्च होती है वो क्या कहलाती है? गुप्त वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। या 1 ग्राम द्रव को 1 ग्राम गैस में उसके क्वथनांक पर परिवर्तित करने के लिए क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और अगर यही 1 ग्राम जल को 1 ग्राम वाष्प में परिवर्तित करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कितनी ऊष्मा खर्च होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये क्या है? जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। एक और चीज़ हमने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा कि वाष्पीकरण किन किन तथ्यों पर या किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें सबसे पहले हमें मिला था ताप पर, यानी ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फिर दूसरा क्या है? सतही क्षेत्रफल, यानी द्रव के सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वह है क्या है? वायु का प्रवाह। वायु का प्रवाह बढ़ा दें, जैसे पंखा चला दें या बहते वायु में हम जल को रख दें, तब उसमें वाष्पीकरण अधिक तेज़ी से होगा। और चौथा जिस बिंदु पर निर्भर करती है उसे कहा जाता है आर्द्रता। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। इसी वजह से बरसात में गीले कपड़े धीमे सूखते हैं, जबकि गर्मी में गीले कपड़े तेज़ी से सूखते हैं। इस तरह से ये इस अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ का सारांश भी ख़त्म हो गया। अब हम इस अध्याय के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न आपको किताबों में मिल जाएंगे और इसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताब फॉलो करनी होगी, जिसमें पेज नंबर 4। सबसे पहले कौन सा पेज फॉलो करेंगे? पेज नंबर 4 पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन से पदार्थ हैं? और ये निम्नलिखित क्या है? कुर्सी है, वायु है, स्नेह है, गंध, घृणा, बादाम, शीत मतलब कोहरा नहीं, शीत मतलब ठंड, यहाँ से आशय है। पेय, शीतल पेय, इत्र की गंध, तो इसमें देखेंगे हम अब क्या इसमें पदार्थ के गुणों के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है।
तो कुर्सी क्या है, कुर्सी स्थान घेरती है, इसमें भार होता है, तो इसका मतलब यह क्या है, पदार्थ है। वायु के बारे में भी हमने पढ़ा, यह क्या है, भी स्थान घेरती है और इसमें भार होता है। अब देखेंगे स्नेह। स्नेह क्या है, प्रेम है और इसके लिए किसी स्थान की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका मतलब यह पदार्थ नहीं है। फिर आता है आपका गंध, यानी गंध जो आप महकते हैं, यानी गंध की जो अनुभूति है वह पदार्थ नहीं है। लेकिन अगर गंध किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, जैसे फल से आ रही है गंध, खाने की गंध आ रही हो, फूलों की गंध आ रही हो, या इत्र की गंध आ रही हो, जैसे हमने यहाँ पे इत्र ले लिया, जब तक ये बंद है तब तक हम नहीं जान सकते हैं कि इसमें गंध है या नहीं है। हम क्या करेंगे, इत्र को ऐसे बाहर फैला देंगे, तब हमें इसके ऑब्जेक्ट यानी इत्र अगर आ रहा है, यानी इत्र की जो गंध आ रही है, जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, वो तो पदार्थ है। लेकिन जो फीलिंग है, जो गंध की खुशबू है, जो फील हम करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो पदार्थ नहीं है। घृणा भी हमारे महसूस करने वाली चीज़ें हैं, ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम खाते हैं, इन्हें स्थान घेरता है और इसमें भार होता है। शीत यानी ठंड, ठंड हम महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, ये भी आपका पदार्थ नहीं है। पेय, पेय मतलब क्या होता है, जल या कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी। कोल्ड ड्रिंक तो अभी मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब यह पदार्थ है। और बिल्कुल वही इत्र की गंध अगर हम लें, तो अगर इसमें इत्र की बात करेंगे तो इत्र तो पदार्थ है, लेकिन गंध जो है पदार्थ नहीं है। दूसरा, चलिए इसी का दूसरे प्रश्न पे हम बात करते हैं। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, जो चीज़ें आप देखते हैं या अनुभूत करते हैं या पाते हैं, या जिस चीज़ को आप देख सुन पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, प्रेक्षण कहेंगे। और इसमें पहला जो प्रेक्षण दिया है वह यह है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो बिल्कुल सही है, कहीं खाना बन रहा हो तो खाना उस समय गर्मा गर्म होता है और उस समय आप बहुत दूर से ही जान सकते हैं कि खाने में क्या बन रहा है। ख़ास तौर पे कुछ चीज़ों में अधिक गंध होती है, जैसे मछली बन रहा हो या मटन बन रहा हो, तो आपको गंध दूर से ही महसूस हो सकती है। और इसके अलावा जो है आपका लहसुन हो तो उसके भी गंध जो है दूर से महसूस हो सकती है, या कोई भी खाना बन रहा हो, दाल की ही गंध जो है दूर से महसूस हो रही होती है, जब वो बन रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, वैसे ही आपको दूर से महक के आप नहीं पता लगा सकते हैं। तो ये तो कारण है, ये तो फैक्ट है, और इसका कारण बताना है। तो जो गर्मा गर्म खाना है उससे जो गंध निकल रही है, यानी उससे जो स्मेल निकल रही है, वह किसी पदार्थ के कारण निकल रही होगी, किसी उसके गैस के कारण निकल रही होगी। गर्म है खाना तो उस समय जो आपका वाष्पीकरण की या वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ है, और इसमें जो गंध देने वाली चीज़ें हैं वह वायुमंडल में अधिक तेज़ी से जाती हैं। और चूँकि वो गर्म भी है तो इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है, इसलिए इसमें वाष्पन भी अधिक होता है। यानी वातावरण में वाष्पन अधिक होने के कारण जो गंध वाले जो पार्टिकल हैं, जो सुगंध उत्पन्न करने वाले कण हैं, वो वातावरण में अधिक फैलते हैं, और उनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होने के कारण वो अधिक दूर तक जल्दी पहुंच जाते हैं। इसीलिए गर्मा गर्म खाने की महक जो है हमें दूर से ही मिल जाती है। लेकिन जैसे ही खाना ठंडा होता है, वैसे ही वाष्पन की दर बहुत ही कम हो जाती है, तो उसमें से सुगंध देने वाले जो कण हैं वो बहुत कम जो है वातावरण में निकलते हैं, और इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, गतिज ऊर्जा भी कम होती है, इसीलिए उसे महकने के लिए हमें पास जाना पड़ता है। तो ये रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि स्विमिंग पूल में
गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण पता चलता है। यानी स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, यानी उसमें जो गोताखोर है वो पानी में गया और पानी में जा रहा है तो पानी को काट रहा है। बिल्कुल बड़े आसानी से आप भी पानी को काट सकते हैं। यहाँ पे पानी है, इसको हमने उंगली डाला तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कट गया। यहाँ पे देखिए ये जो बूंदे हैं, ये बूंदों में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। कट इसलिए जा रहा है क्योंकि इनके कण अधिक गतिशील हैं और इनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल कम है, तो इससे जो है पदार्थ के कणों के गतिशीलता का पता चलता है। चौथा जो है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, बिल्कुल हम 3-4 बार और भी बता चुके हैं। पदार्थ के कण की विशेषताएं ये हैं कि ये जो है निरंतर गतिशील होती हैं, यानी इसमें गतिज ऊर्जा होता है, अपने स्थान पर या स्थान को छोड़कर गति करते रहते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ये रहा पेज नंबर 4 के 4 प्रश्न हैं जिन्हें डिस्कस करना था, हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम चलते हैं पेज नंबर 6 के प्रश्नों की ओर, जिसमें पहले जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें यह है, इस इन्फॉर्मेशन में किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई आयतन, यानी 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति इकाई आयतन। अगर हम केएस पद्धति में लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। आयतन के द्रव्यमान को क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। यानी घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। फिर इसमें आगे प्रश्न में ये कहता है कि निम्नलिखित को घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यानी घनत्व का फार्मूला हमने दे दिया। इसका ये आशय आप ये निकालिए कि घनत्व अधिक कब होगा, जब उसका आयतन कम होगा और द्रव्यमान अधिक होगा, या कम आयतन में द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व अधिक होगा, और अधिक आयतन में कम द्रव्यमान है तो घनत्व कम होगा। बिल्कुल जनरल भाषा में आप इसे ये ऐसे समझ सकते हैं, कौन कितना अधिक भारी है। ठीक, तो इसमें दिया गया है कुछ पदार्थों के नाम लिखे हैं जिनको बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में लिखना है, और ये पदार्थ हैं वायु, चिमनी का धुआं, और क्या है, शहद, जल, चाक, रुई, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। इन्हें क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो जो सबसे हल्का होगा, तो आप जानते हैं वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई। सबसे हल्का हमें वायु दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, वायु। वायु से भारी हम ले सकते हैं चिमनी का धुआं, या दोनों लगभग बराबर भी इसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद शहद, जल, चाक, रुई। रुई मालूम है आपको, इससे भी हल्की होती है, तो हमने लिख लिया रुई। अब इसमें कौन सा हल्का होगा, शहद, जल, चाक और लोहे में हमें पता है जल अधिक हल्का होगा, उससे अधिक भारी होगा शहद, उससे अधिक भारी होगा चाक, और सबसे भारी होगा लोहा। ये देखेंगे अगर 1 किलोग्राम वायु बिल्कुल आप देखेंगे कि द्रव्यमान अगर हम यूनिट ले लें तो कौन अधिक आयतन घेरता है,
यानी 1 किलोग्राम अगर हमें वायु लेनी है तो उसका आयतन बहुत अधिक होगा। चिमनी का धुआं भी, इसका भी धुआं अगर लें तो धुआं क्या होते हैं, कार्बन के कण होते हैं। तो कार्बन के कण हैं, तो इनको भी अगर हम मापें या इसका द्रव्यमान अपान आयतन निकालें या एकांक आयतन का द्रव्यमान निकालें तो वायु से अधिक आएगा। रुई 1 किलोग्राम में इतनी अधिक होती है। बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रजाई में जो नॉर्मली ओढ़ा जाता है उसमें 6-7 किलो रुई होती है। फिर जल 1 किलोग्राम बराबर 1 लीटर। शहद उससे कम ही आयतन घेरेगा। चाक उससे कम और कम आयतन घेरेगा। और लोहा बिल्कुल बहुत थोड़ा सा आयतन घेरेगा 1 किलोग्राम में। तो इसका मतलब यह जो क्रम है, वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चाक और लोहा, यह क्या है, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में है। अगला जो इसी प्रश्न का भाग है, प्रश्न 2 है, पदार्थ की, प्रश्न 2 का पार्ट ए है, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। सारणी बनाना है, टेबल बनाने हैं आपको। और वो टेबल क्या बनाने हैं, पदार्थ के विभिन्न गुणों में होने वाले अंतर के। तो सबसे पहले हम इस टेबल को बनाने के लिए 4 कॉलम ले लें। 4 बनाना हो तो सबसे आसान तरीका है कि बीच से एक लाइन खींच लीजिए, फिर इसके आधे लगभग खींच लीजिए और इसके आधे खींच लीजिए और ऊपर एक लाइन खींच लें जिसमें हम क्या लिखेंगे, हेडिंग। पहले वाले में हम लिख लेंगे गुण और पदार्थ के 3 विभिन्न अवस्थाओं के गुणों। तो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो पहला गुण क्या है, आकार। तो आकार, ठोस का आकार निश्चित रहता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाने हैं। द्रव का आकार निश्चित नहीं रहता है। और गैस का भी आकार निश्चित नहीं रहता है। दूसरा है आयतन। ठोस का आयतन निश्चित रहता है और द्रव का भी आयतन निश्चित रहता है। गैस का आयतन बढ़ता घटता है, यानी यह जो है इसका आयतन निश्चित नहीं रहता है। तीसरा हम गुण लेते हैं और वह ले लेते हैं घनत्व। बर्फ को छोड़कर बाकी सभी ठोसों का घनत्व अन्य दोनों अवस्थाओं से अधिक होता है। द्रव का घनत्व मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मतलब कि ठोस से घनत्व कम और गैस से अधिक। चौथा इसका गुण हम ले लेते हैं तरलता। तो तरल से अर्थ है कि जो पदार्थ बहते हैं, जो पदार्थ बहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं। तो बहने वाले पदार्थ, ठोस बहेगा नहीं, बिल्कुल हमने यहाँ पे ठोस रखा है, ये बह नहीं रहा। यहाँ पे हमने ये भी ठोस रखा है, ये भी नहीं बह रहा है। लेकिन जल हम जैसे रखें या हवा रखें तो वो क्या होती है, बहती है। तो ठोस क्या होता है, बहता नहीं है, यानी ये तरल नहीं है। और द्रव क्या होता है, बहता है। और गैस भी क्या होता है, हवा बहती है, वैसे ही गैस भी बहता है। अगला इसका गुण हम लेते हैं संपीड्यता। संपीड्यता से क्या तात्पर्य है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उस पर बल लगाने पर वह कितना सिकुड़ पाता है, कितना मुड़ पाता है। तो जैसे हमारे पास ये एक ठोस है, इसको हम बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या ये दब पाएगा, नहीं। तो इसे संपीड्यता ठोस में क्या होती है, नगण्य होती है।
इसमें थोड़ी सी होती है लेकिन ये भी लगभग नगण्य होती है। और यह यहाँ पे गैसों में संपीड्यता होती है, यानी संपीड़न का गुण भी गैस में होता है। बिल्कुल आप जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उस समय बलून उस समय हवा को संपीड़ित करते हैं। छठा इसके गुण के बारे में हम बात करेंगे, कणों की गतिज ऊर्जा। तो कणों की गतिज ऊर्जा ठोस में न्यूनतम, द्रव में मध्यवर्ती, यानी ठोस से अधिक और गैस से कम, और इसमें क्या होती है, गैस में अधिकतम होती है। फिर अन्य गुण लें, अंतर आणविक आकाश, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ठोस में जो अंतर आणविक आकाश है, यानी कणों के बीच की जो दूरी है या उनके बीच जो खाली स्थान है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, और इसमें मध्यवर्ती और इसमें अधिकतम होती है। और सबसे अंतिम जो हम बता रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनको हम लिस्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए इतना ही। अंतर आणविक आकर्षण बल, तो ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है, इसमें मध्यवर्ती यानी ठोस से कम और द्रव से अधिक, इसमें क्या होता है, न्यूनतम या नगण्य होता है। तो ये जो है ये हमने लिस्ट आउट किया है किसका, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों के आधार पर इनमें विभेद करने के लिए। तो इसमें पहला है आकार, पहला हमने गुण लिखा है आकार, जिसमें ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का निश्चित नहीं होता है, गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा गुण है आयतन, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तीसरा जो गुण है वो है घनत्व, तो घनत्व अभी हमने देखा, द्रव्यमान अपान आयतन, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व। तो ठोस में ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव का घनत्व उससे कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है, जबकि गैस का घनत्व सबसे कम होता है। तरलता एक ऐसी गुण है जो ये बताती है कि पदार्थ वह पदार्थ बह रहा है या नहीं बह रहा है। तो ठोस जो है बहता नहीं है, यानी तरल या नहीं है, द्रव और गैस ये दोनों बहते हैं, तो ये दोनों एक साथ तरल कहे जाते हैं। संपीड्यता, तो संपीड्यता मतलब संपीड़ित कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम छोटा कर रहे हैं या उसको दबाकर हम उसके आयतन को कम कर रहे हैं। तो अगर हम बल लगाकर ठोस को बहुत नगण्य मात्रा में संपीड़ित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। द्रव में भी लगभग नगण्य मात्रा होती है, लेकिन गैस में संपीड़न बहुत अधिक होता है। फिर अगला जो गुण है वो क्या है, कणों की गतिज ऊर्जा। जो ठोस के कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती, क्योंकि तापमान भी कम होता है और ये अपने जगह से बहुत कम मूवमेंट करते हैं, अपने जगह पे थोड़ा कंपन करते हैं। द्रव में इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गैस में कणों की गतिज ऊर्जा और अधिक, बहुत अधिक हो जाती है। फिर 7वां जो गुण है इस पे बात करें, अंतर आणविक आकाश यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कणों के बीच का खाली स्थान। तो ठोस में कणों के बीच का खाली स्थान न्यूनतम, द्रव में इसका बीच का खाली स्थान थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन गैस की तुलना में भी बहुत कम होता है, जबकि गैस में बहुत अधिक खाली स्थान होते हैं।
और 8वां जो गुण है वो है अंतर आणविक आकर्षण बल। ठोस के कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल अधिकतम, द्रव में उससे कम और गैस में न्यूनतम होता है। आदर्श गैस में यह अंतर आणविक आकर्षण बल होता ही नहीं है। तो ये रहा हमारा पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर। अब हमें कुछ बिंदुओं पर टिप्पणी करनी है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए, और इसमें किस पे टिप्पणी करनी है? वो है दृढ़ता। तो दृढ़ता मतलब यह कि जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है और इस पे हमने एक बल लगाया, एक पदार्थ है, इस पे हमने बल लगाया, तो इसके आयतन, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? दृढ़ कहलाएगा। जबकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पदार्थ है, इस पे भी बल लगाया और इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें दृढ़ता की कमी है। तो बिल्कुल इसी पर आप लिख सकते हैं दृढ़ता पर टिप्पणी छोटा सा। संपीड्यता, जैसा हमने अभी बताया आपको कि संपीड्यता वो गुण है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगाएं और उसका आयतन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना अधिक कम होगा उतना ही संपीड्यता उसमें अधिक है, और अगर नहीं हो रही है तो उसमें संपीड्यता नहीं के बराबर है। तीसरा हमने गुण तरलता। तो तरलता से तात्पर्य है बहने से है। तो द्रव और गैस ये दोनों तरल कहलाते हैं क्योंकि दोनों में बहने का गुण होता है, जबकि ठोस में तरलता नहीं होती है। फिर बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में आप गैस रख दीजिए, बंद बर्तन में, तो वह गैस पूरे बर्तन में भर जाएगी, यानी जितना बर्तन का स्पेस रहेगा उसमें पूरा जो है गैस ऊपर से नीचे तक भर जाएगी। इसमें टिप्पणी लिखना है। तो इसमें ये लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक खाली बर्तन है और जो कि क्या है, बंद है, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। तो इसमें जो गैस है वो पूरी तरह से भर जाएगी। यह किसी नीचे तलहटी में नहीं बही रहेगी, बल्कि जितना इसे जगह मिलेगा यह पूरे जगह में भर जाएगी, क्योंकि इनके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और इनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। एक मिनट। हाँ, तो हम देखेंगे कि बर्तन में गैस जो है पूरी तरह से भर जाती है, और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसीलिए यह पूरे बर्तन को भर लेती है। अगला है आकार। तो आकार आप जानते ही हैं, जैसा हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, यानी जिस वस्तु की गतिज ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो उतना अधिक तेजी से गति करेगा। और घनत्व यानी द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एकांक द्रव्यमान, एकांक आयतन में कुल द्रव्यमान क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है कारण बताएं, और कारण में पहला जो फैक्ट दिया है, जो बात दी गई है वो ये है, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर लेती है जिसमें इसे रखते हैं, यानी गैस को जिस बर्तन में रखते हैं उसको पूरी तरह से भर लेती है। हमें इसका कारण बताना है। तो अगर हमने एक बंद बर्तन में रखा है गैस को, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है और उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल नहीं होता है और लगातार गति करते रहते हैं, तो इस वजह से गैस जो है पूरे बर्तन को भर लेती है जिसमें आप रखते हैं। दूसरा है, गैस बर्तन की दीवारों पर
दबाव डालती है। यानी गैस जो है बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। जैसे मान लीजिए ये बर्तन की दीवार है, ये गई, ये लगातार गति में है, ऐसे कहे दीवार से टकराए और इधर चले आए, दीवार से टकराने के बाद इधर चले आए। तो ये देखेंगे कि ये जो गैस के कण हैं लगातार गति करते रहते हैं, तो इस वजह से यह दीवारों से टकराते रहते हैं और इसी वजह से गैस जो है बर्तन की दीवारों पर क्या करती है, दबाव डालती है। फिर तीसरा जो है, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो बिल्कुल हवा में देखिए हम भी हाथ चला रहे हैं, आप भी चला सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि हवा में क्या होता है, हवा का घनत्व कम होता है और इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल भी कम होता है और इनके बीच अंतराण्विक आकाश अधिक होता है। इसी वजह से हम बड़े आसानी से हवा में हाथ चला सकते हैं और इनके बीच इतना आकाश होता है कि ये हमारे, और इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल भी कम होता है, तो इसीलिए हम बड़े आराम से हवा में हाथ चला सकते हैं। जबकि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, जिसे आप डस्टर कहते हैं, ये लकड़ी के टुकड़े से बना है, इसके अंदर हम हाथ को नहीं घुमा सकते हैं, इसके अंदर हम हाथ को नहीं डाल सकते हैं। कराटे में दक्ष हो तो भी हम इसके अंदर हाथ डाल के घुमा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके बीच, इनके कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल इतना अधिक है कि यह किसी अन्य तीसरे कण को अपने अंदर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। तीसरा और चौथा है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती। तो ठोस कहलाने के लिए सबसे सिंपल सा कारण यह है कि उसका आयतन और आकार, जैसा हमने पढ़ा कि उसका आयतन अर्थात जितना वह जगह घेर रही है और उसका आकार, यह दोनों क्या हो, निश्चित हो, तो वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। तो लकड़ी का मेज के आकार, मेज तो यहाँ है नहीं तो हम शो करते, उसके मेज यानी ये लकड़ी है, इसका आकार भी क्या है, निश्चित है। यानी जिस आकार में हमने इसको बना दिया बिल्कुल ये उसी आकार में बनी हुई है और इसका आयतन जितना जगह घेर रही है, संपीड़िता नहीं इसमें, इसीलिए यह क्या है, ठोस है। और चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न यह है, सामान्यतया प्रायः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़ों को जल में तैरते देखा होगा, बताइए ऐसा क्यों होता है। तो जनरली जैसा हम भी यहाँ पे आपको जब लिस्ट बना रहे थे तो वहाँ हमने घनत्व के बारे में बताया, तो वहाँ पर भी हमने बताया कि बर्फ़ की अपेक्षा जल का घनत्व अधिक होता है। ऐसा केवल जल के साथ ही होता है, अन्य तत्वों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो घनत्व जल का कम होता है और बर्फ़ का घनत्व जल का घनत्व बर्फ़ की तुलना में अधिक होता है। तो यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है और बर्फ़ का घनत्व कम होता है। इसी वजह से जब हम जल में बर्फ़ डालते हैं तो वह बर्फ़ ऊपर की ओर तैरता हुआ दिखाई देता है। यह प्रयोग आप भी कर सकते हैं बड़े आराम से। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की किताब के पेज नंबर 9 पर और इनमें बढ़ित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अभी तक हम पेज नंबर 6 के प्रश्नों को डिस्कस किया और इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें और दो तापमान दिया है 300 केल्विन और दूसरा तापमान दिया है 573 केल्विन, 573 केल्विन। तो इसके लिए सीधा सा फार्मूला है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो C बराबर होता है K-273। यानी अगर पहले वाले को बदलना है तो
डिग्री सेंटीग्रेड में ताप अगर आपको बताना है तो ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू यानी केल्विन में ताप आप बता दीजिए। 300 माइनस 273 तो ये क्या हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अभी का लगभग तापमान होगा, इस समय का तापमान। फिर 573 के लिए बताना है डिग्री सेंटीग्रेड में ताप, तो ये हो जाएगा 573 माइनस 273 और ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहला प्रश्न है बड़े आराम से। ऐसे ही अगर आपको केल्विन में निकालना है और डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटीग्रेड में दिए गए ताप में 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था